बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनिक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे, जहां भी होंगे हिफाजत से होंगे, जश्न आज़ादी की भरपूर तैयारियां कर रहे होंगे। और आप जानते हैं कि अगस्त का महीना है, पाकिस्तान के साथ दुनिया भर के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। और अगस्त के महीने में अर्ज़ पाकिस्तान में बेशुमार जुड़ी हैं यादें, और एक याद उनमें से है कि एक्सप्रेसो को आज 6 साल मुकम्मल हो गए हैं। तो हैप्पी बर्थडे एक्सप्रेसो। 6 साल मुकम्मल हो गए हैं। आज ही के दिन 6 साल पहले 10 अगस्त को हमारा और आपका ये जो सफ़र है एक्सप्रेस न्यूज़ पे एक्सप्रेसो मॉर्निंग शो के साथ शुरू हुआ था, और जिसमें हमने कोशिश की कि वो कंटेंट लेकर आए जो आप देखना चाहते हैं, जो आप पसंद करेंगे, आपके लिए वो अहमियत रखता है। और वो चाहे फिर मुल्की सियासी सूरत हाल हो, आपके पसंदीदा लोगों से मुलाकातें हों, पाकिस्तान के नामवर अदीबों की अदबी तख्लीक़ात हों, या उनके अर्ज़ पाक को मज़ीद संवारने के लिए जज्बात हो, ताकि आप उनसे रहनुमाई लें। हमने एक्सप्रेसो में आपको पाकिस्तान की सियाहत ख़ास तौर पर सफ़र है शर्त सेगमेंट में दिखाई, जिसमें आप घर बैठे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की सैर करते हैं। एक्सप्रेसो में पाकिस्तान के मारूफ सफ़रनामा निगार और मॉर्निंग शो के पाकिस्तान में बानी मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब जो है, उनसे आपकी मुलाकात हफ्ते में एक दिन करवाते हैं। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, जिसमें मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करते हैं। इसी की तरह हमारे दीगर जो सेगमेंट्स हैं, और समंदर पार पाकिस्तानियों से मुलाकात करवाते हैं एक्सप्रेसो अचीवर्स में, और आपसे सक्सेस स्टोरीज डिस्कस करते हैं। बहुत सी ऐसी बातें करते हैं जो आपको दीगर कहीं नज़र नहीं आएगी, और बहुत सारे ऐसी मुलाकातें करवाते हैं जिनको की मुलाकातें बहुत ज़रूरी हैं, जिनकी अचीवमेंट्स शेयर करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उन लोगों को वो एक्नॉलेजमेंट जो वो डिज़र्व करते हैं वो नहीं मिल रही होती। तो एक्सप्रेसो का भी प्लेटफॉर्म है जो इनको एक्नॉलेज करता है, टैलेंट को प्रमोट करता है, और कोशिश करता है कि नित नए जो मौजू हैं उनको सामने लेके आया जाए। और ये जो इवन AI पर हम इतनी बात कर चुके हुए हैं, जो आगे फ्यूचर में तब्दीलियां आने वाली हैं उस पर इतनी बात हो चुकी है। तो एक्सप्रेसो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी सुबह को और भी खुशगवार बनाता है, आपको दीगर इलाकों में लेकर जाता है, और उसके साथ साथ जो आगे आने वाला वक्त है, मुस्तकबिल का वक्त, वो कैसे होने वाला है, आप अपने स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं, उस पर भी बात करता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज तक एक्सप्रेसो को इतना प्यार दिया। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे भी इसी तरह से प्यार देते रहिए एक्सप्रेसो को, और इसी तरह से हमारा और आपका साथ इंशाल्लाह बना रहेगा। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू एक्सप्रेसो। आगे बढ़ते हैं जी। इम्पॉर्टेंट डे है आज भी। आज़ाद कश्मीर में जिस तरीके से इलेक्शन है उसका आखिरी राउंड है, तीसरे मरहले में बाग और ज़िला हवेली में जो इंतखाबात हैं वो हो रहे हैं। 4 नशिस्तों पर 82 उम्मीदवार आमने सामने हैं, और बाग के 3 हलकों में अगर बात करें तो सरदार अतीक, सरदार तनवीर इलियास, सरदार कमर जमान और सरदार मीर अकबर जैसे बड़े नाम इस वक्त मैदान में हैं। ये सारी सिचुएशन है जनाब, और हमें आपको पहले भी बता चुके हैं जिस तरह से पिछले 2 मरहले हुए, उनमें क्या क्या पेशरफ्त हुई। तो आज ये जो थर्ड जो मरहला है, जो स्टेप है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ नईम असगर मौजूद हैं, और वो बाग में ही मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो हमें आपके पीछे के मनाजिर बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, यहाँ पर बैठ कर हम बड़े महजूज हो रहे हैं। आप तो वहां मौजूद हैं, आप बताइए कि मौसम कैसा है इस वक्त वहां का? देखिए जी, बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने बताया बाग, तो बाग के नाम की तरह ये इलाका भी बाग की तरह खूबसूरत है, बल्कि बाग से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मैं जब सुबह यहाँ पर पहुँचा और यहाँ हमारी टीम पहुँची, तो ये बाग का वो इलाका है जो बिल्कुल एक पहाड़ की चोटी पर वाक़ है, और जो बादल थे वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हमारे पाँव के नीचे हैं, और इतने खूबसूरत मनाजिर थे कि बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे हम ख्वाब में हैं। बहुत खूबसूरत मनाजिर है, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, और आज़ाद कश्मीर तो वैसे ही जैसा कि जन्नत नज़ीर वादी है, तो बिल्कुल ये जन्नत नज़ीर वादी का समा यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। ख्वाब की दुनिया में मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं ख्वाबों में फिर रहा हूँ। बिल्कुल बादल जो है वो नीचे है, हमसे भी नीचे है इस वक्त बादल, और इलेक्शन की गहमा गहमी है। नहीं, यही पूछने वाले थे, गहमा गहमी के हवाले से खबरें आ रही हैं कि अभी तो पोलिंग स्टार्ट हुई है, लेकिन काफ़ी तादाद में वोटर्स देखे जा सकते हैं वहां पर। बिल्कुल अनीक, जो गहमा गहमी है पिछले 2 इलेक्शंस में हमने जिस तरह के नाजरीन को दिखाया भी
कि पिछले 2 इलेक्शंस में जो मुजफ्फराबाद और मीरपुर में हुए, वहां पर भी हमने रिपोर्ट किया, तो वहां पर सुबह के वक्त जो है वो टर्नआउट इतना ज्यादा नहीं था, वोटर नहीं निकला। लेकिन यहाँ पर जब हम पहुंचे हैं आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग में, और ये धीर कोट का इलाका है और ये चमन कोट का एक गांव है, ये बिल्कुल टॉप पे है, एक पहाड़ के ऊपर है। यहाँ पर पोलिंग स्टेशन बना हुआ है गर्ल्स स्कूल में, और सुबह 8 बजे ही यहाँ पर पोलिंग का अमला तो पहले से मौजूद था। अब वोटर्स भी आना शुरू हो गए थे और सुबह सुबह ही इतना रश हो गया, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। यहाँ पर हम जब इस्लामाबाद से निकले, मरी से आगे निकले, तो इलेक्शन का माहौल हमें नजर आना शुरू हो गया। कल से हम निकले हुए, तो मरी से आगे जहां पे भी हमने देखा, बाजारों में, गलियों में गाड़ियों की विंड स्क्रीन पे गाड़ियों के पीछे पोस्टर्स लगे हुए थे, सियासी माहौल बना हुआ था, झंडे लगे हुए हैं, पाकिस्तान के झंडे हैं, आजाद कश्मीर के झंडे हैं और सियासी जमातों के झंडे हैं। तो यहाँ पर सियासी गहमा गहमी अरूज पर है। और यहाँ ये तो बताइए, ये जो 3 हलके मैंने मेंशन किए कि बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े नाम जो हैं वहाँ मैदान में है, सरदार अतीक, सरदार तनवीर इलियास, सरदार कमर जमान और मीर अकबर जैसे जो बड़े नाम हैं, ये मैदान में हैं। किस तरह का कंपटीशन यहाँ पर देख रहे हैं, और दूसरा ये कि कौन सी पार्टी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है? देखिए, आपने ये 3 नाम तो बताए, एक चौथा नाम भी है, बिल्कुल, वो है सरदार मुमताज राठौर, मौजूदा वजीर आजम भी है। हम इस वक्त मौजूद हैं सरदार अतीक अहमद खान के हलका में, जो कि दो दफा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वजीर आजम रह चुके हैं। इसी तरह सरदार तनवीर इलियास साबिक वजीर आजम हैं। इसके अलावा सरदार अतीक हैं, सरदार क्या नाम है, ये लोग मौजूद हैं। बड़े नाम इस वक्त पोलिंग में हिस्सा ले रहे हैं। सरदार मीर अकबर खान हैं, एजाज अहमद हैं, इसी तरह फैसल मुमताज राठौर है। और सरदार अतीक के हलके में बात की जाए तो जिस पोलिंग स्टेशन पे हम मौजूद हैं, ये हलका सरदार अतीक अहमद खान का है। यहाँ पर बड़ी गहमा गहमी है। यहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं, बेसिकली यहाँ पर मुकाबला जो है वो बड़ी पार्टियों में है। जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है वो आज़ाद कश्मीर की एक बड़ी पार्टी है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस तरह कि आपने पहले बताया कि ये जो 4 हलके हैं, 4 हलकों में 82 उम्मीदवार हैं। तकरीबन तमाम सियासी जमातों के उम्मीदवार यहाँ पर मौजूद हैं, मैदान में मौजूद हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस इलेक्शन की गहमा गहमी का अंदाजा इसी से हो जाता है कि 82 उम्मीदवार हैं। जमात इस्लामी के एक उम्मीदवार हैं, वो भी बड़े तगड़े कैंडिडेट हैं। हल्का यहाँ पर इन 4 हलकों में ब्रिगेडियर मोहम्मद खान, ये भी जमात इस्लामी की जानिब से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं। इसी तरह सरदार अतीक अहमद खान 2 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं। सरदार तनवीर इलियास है, फैसल मुमताज़ राठौर है। तो 4 वज़ीर आज़म हैं और ये जो है बड़े नाम हैं। और इन नामों के लिए मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊँ जो मुझे यहाँ पे अच्छी लगी, वो ये थी कि ये जिस पोलिंग स्टेशन पे हम मौजूद हैं, ये बड़ा दुश्वार गुजार इलाका है और बहुत टॉप पे है ये जो पोलिंग स्टेशन बना हुआ है। तो सुबह जब हम लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद थे और पोलिंग स्टेशन से जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि नीचे पहाड़ से खवातीन, बुजुर्ग खवातीन जो हैं वो चलती हुई ऊपर आ रही थी यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि शायद यहाँ पर उनको कोई दुकान पे कोई काम होगा या कहीं जा रही होंगी, लेकिन वो लाठी का सहारा लेकर पहाड़ के ऊपर ये तो बहुत ही जबरदस्त बात आपने बताई है कि वहाँ पर इतनी गहमा गहमी मौजूद है और लोग दिलचस्पी ले रहे हैं। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे मजीद अपडेट भी लेते रहेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि नौजवान ताजिर मीर रजा अली केस में एक नया मोड़ आ गया है और दूसरे पोस्टमार्टम की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट ने पहली रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है और लिखा है कि नौजवान बिजनेसमैन मीर रजा अली की मौत कमर में गोली लगने की वजह से हुई। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए हैं। मेडिकल बोर्ड के अरकान के दस्तखतों से जारी रिपोर्ट में लिखा है कि गोली पीठ के बाएं जानिब लगी और पसली को तोड़कर सीने से पार हो गई। अंदरूनी बाफ्तों में खून जमा हुआ पाया गया है और फिरोजाबाद पुलिस ने कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अगवा के मुकदमे में कत्ल की दिफात भी शामिल कर ली है।
वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार मीर रज़ा के घर गए और वालिदैन से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा कि मीर रज़ा अली केस की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला किया है और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को जुडिशल कमीशन के लिए ख़त इरसाल किया जाएगा। मीर रज़ा केस में आने वाली 2 मेडिकल रिपोर्ट्स का जायज़ा जुडिशल कमीशन लेगा। जुडिशल कमीशन नई तहकीकाती टीम के साथ ताउन और निगरानी करेगा। मुतज़ाद रिपोर्ट्स के मामले का फैसला कमीशन या अदालत पर छोड़ देंगे। हम जुडिशल कमीशन बना रहे और कल सुबह को हम ख़त लिख देंगे चीफ जस्टिस सिंध को कि वो किसी भी हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कर दें ताकि हमारी जो नई हमने इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है उसके आमिर फारूकी साहब DIG जो हैं वो हेड करेंगे, वो उनके साथ कोऑपरेट भी करे और इन्वेस्टिगेशन भी करे और इनकी फैमिलीज़ के साथ भी कोऑपरेट करे। और मकतूल के वालिद मीर हुसैन ने पुलिस की अब तक की तफ्तीश पर तहफ़्फ़ुज़ात के साथ नई तहकीकाती टीम पर एतमाद का इज़हार कर दिया है। अगर आमिर फारूकी की सरबराही में कोई टीम बनती है तो आमिर फारूकी पे एतमाद किया जा सकता है, उनका कुछ ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है। तो इंशाल्लाह देखें अगर उनके हाथ जाता है तो किस तरह इसको वो आपके सामने आ जाएगा जी 4-5 दिन के अंदर। तो कायमा कमेटी बराए दाखिला की जो चेयरपर्सन है फरियाल तालपुर, उन्होंने वज़ीर आला सिंध को वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने की सिफारिश की थी। उधर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले कि जब तक फैमिली तफ्तीश से मुतमईन नहीं होगी तफ्तीश ख़त्म नहीं होगी। मरहूम के इंतकाल के बाद मैं खामोशी से उनके घर गया, उनके वालिद साहब से, वालदा से, उनकी बहन से, चचा से मैंने मुलाकात की और उसमें उन्होंने अपनी गुजारिशात मेरे सामने रखी कि उनके क्या एतराज़ात हैं पुलिस की तफ्तीश के ऊपर। उनका मानना ये था कि ये सुसाइड का केस नहीं और पुलिस सुसाइड की तरफ सोच रही है। मैंने उनको एक बात की यकीन दहानी कराई कि जो भी उनके जहन में सवालात हैं उनको एड्रेस किया जाएगा और जब तक वो मुतमईन नहीं होते इस इन्वेस्टिगेशन को ख़त्म नहीं किया जाएगा। और दूसरी तरफ नई तहकीकाती कमेटी का जो इजलास है उसकी टीम के जो चेयरमैन है DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन आमिर फारूक की सरबराही में आज होगा। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, अपडेट्स हैं, वो अपने नुमाइंदे से जानते हैं। साजिद रऊफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ज़रा बताइएगा कि अब तक की केस को लेकर क्या फाइंडिंग्स हैं। देखिए, बिल्कुल जैसे कि आपके इल्म में है कि 28 जुलाई की जो रात ये लड़का जिसे नौजवान ताजिर था अपने घर से निकला था और फिर 29 जुलाई को जो है इनकी लाश जो है वो कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर से एक पहाड़ी सिलसिला है वहाँ से ये लाश मिली थी। इस फौरी तौर पर शनाख्त नहीं हो सकी थी, लेकिन बाद में जब ये बॉडी कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल की गई तो उसके बाद फैमिली ने भी जो है उनको जो उनके कपड़ों और जिस्म से जो है वो जो चीज़ें थी उनसे जो है वो शनाख्त किया था। इस वाक़े का मुकदमा फिरोज़ाबाद थाने में इस नौजवान के अगवा का मुकदमा दर्ज था। ताहम पुलिस ने जब इसकी तहकीकात शुरू की बहुत सारी तकरीबन 80 से ज़ायद जो है वो CCTV फुटेजेस हासिल की। मकतूल के पार्टनर्स, दोस्त और जो जिन लोगों से मकतूल राब्ते में था पुलिस ने उनकी तमाम तफसीलात हासिल की। जो मकतूल की 30 अगस्त को जो है वो निकाह तय था। मकतूल का जिस रात ये मकतूल अपने घर से निकला तो पुलिस ने मकतूल की जो मंगेतर थी जो उस रात मकतूल के से राब्ते में थी उनका बयान भी कलमबंद किया। उनके दोस्त, पार्टनर्स, बहुत सारी इसके अंदर तफ्तीश की गई और पुलिस ने इसकी जियो फेंसिंग भी कराई। जदीद टेक्नोलॉजीज के जरिए टेक्निकल के जरिए जो इसकी तफ्तीश की गई, लेकिन ये मामला आके वहाँ रुका। पुलिस ने जितनी भी तफ्तीश की उनकी तफ्तीश जो है सिर्फ इस तरफ जारी थी कि नौजवान ने खुदकुशी की है। जो पुलिस ने CCTV फुटेज हासिल की जैसे कि उनकी शॉप से जब वो अपनी शॉप बंद करके निकले तो उन्होंने अपनी शॉप से अपने जो सिक्योरिटी गार्ड का असला था वो अपने साथ लिया। फिर एक फुटेज ऐसे भी सामने आई कि जिसमें मकतूल नौजवान जो था वो अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो फेंकते हुए दिखाई दिया। गुलिस्तान जौहर की मुख्तलिफ गलियों में नौजवान को घूमते हुए देखा गया। ये रात तकरीबन 4 से 4:30-5 बजे का वक्त था जब ये नौजवान जो है वो अकेला गुलिस्तान जौहर के इलाके में ये देखा गया। पुलिस हुकाम ने इसी फुटेजेस और बयानात की रोशनी में जो ये जम्शन कर लिया था कि ये नौजवान असल
लगता है कि नौजवान ने खुद को गोली मार के खुदकुशी की है। लेकिन बुनियादी वजह ये थी कि क्राइम सीन से ना तो वेपन नहीं मिला था, ना ही गोली का खौल मिला था। जबकि जब जो ज़मीन थी जहाँ पर से मकतूल नौजवान की लाश मिली थी, वहाँ पे खून भी इतना ज़्यादा नहीं थे कि इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि मकतूल नौजवान को इसी मकाम पर कत्ल किया गया है। बहुत से सवालात थे। फिर उसके बाद जो मेडिकल लीगल ऑफिसर की जानिब से जो इनकी पोस्टमार्टम बनाई गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, उसमें भी काफ़ी इफ एंड बट से अगर मैं बात करूं कि इसमें कहाँ गलतियां हुई हैं, तो इस केस के अंदर पुलिस जो एमएल थे मेडिकल लीगल ऑफिसर वो और पुलिस सर्जन उनकी जानिब से भी जो है वो गलतियां सामने आई थी। लेकिन बाद में पुलिस सर्जन की जानिब से 3 से 4 रोज गुजरने के बाद अपनी गलती को सुधारा। शायद उनको ये मालूम हो गया था ये कि इस नौजवान ने खुदकुशी नहीं की है बल्कि कत्ल है। इसीलिए उन्होंने एक नेशनल मीडिया पर आकर जो ये बात की कि जो पोस्टमार्टम किया गया था उसमें कई सारे जो है वो खामियां थी, तहफुजात थे, जिस पर उन्होंने तकरीबन 14 से ज्यादा जो सवालात उठाए। जिसके बाद फिर ये फैसला किया गया कि जो मकतूल नौजवान की कब्र कुशाई की जाएगी और कब्र कुशाई के बाद जो है दोबारा पोस्टमार्टम किया जाएगा। फिर हमने देखा कि हफ्ते के रोज जो है वो कब्र कुशाई हुई और कब्र कुशाई के बाद तकरीबन जो है 3 घंटे से ज्यादा का ये पोस्टमार्टम का दौरानिया रहा। इस दौरान जो है मुख्तलिफ 17 से ज्यादा जो है वो सैंपल वसूल किए गया और इन वसूल करने के बाद इनको केमिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा भी गया। फिर इसकी जो है वो डॉक्टर सुमैया सैयद जो कि पुलिस सर्जन है जिनकी सरबराही में कब्र कुशाई की गई, पोस्टमार्टम किया गया, तो उन्होंने फिर एक तवील जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है बनाई जिसमें बताया कि मकतूल नौजवान को कमर से गोली लगी है जो कि चेस्ट से बाहर हुई है और मकतूल की जो है वो पसलियां टूटी हुई थी। फिर उन्होंने ये भी बताया कि नाज़रीन के साथ ये बताइएगा कि क्या स्टेटस है सिंध हुकूमत का जो फैसला किया गया है जुडिशल कमीशन बनाने के लिए खत लिखने का फैसला है, उस पर कितनी पेशरफ्त हो सकी है अब तक और तहकीकाती टीम जो है उसकी मजीद क्या फाइंडिंग्स हैं? देखिए बिल्कुल जो पहली तहकीकाती टीम बनी थी समीउल्लाह सोमरो की सरबराही में, उस पर जो मकतूल के वालिद थे उनकी जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था, वकील की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था। जिसके बाद जब ये मेडिकल बोर्ड की नई टीम नई रिपोर्ट सामने आई तो उसके बाद जो है वो फिर सिंध हुकूमत जो है इस पूरे अमल के अंदर दाखिल हुई और सिंध हुकूमत ने एक नोटिस लिया और नोटिस लेने के बाद जो पुरानी तहकीकाती टीम थी उसको तहलील किया गया और नई DIG आमिर फारूकी की सरबराही में एक नई 5 रुकनी तहकीकाती टीम कमेटी की तश्कील दी गई। और कल हमने ये देखा कि तमाम जो पुरानी जो तहकीकाती टीम थी उसने सारी इन्वेस्टिगेशन जो CCTV फुटेज हासिल की, जो शवाहिद थे, बयानात थे, वो तमाम जो है वो जो नई तहकीकाती टीम है उसके हवाले कर दिया। आज इस तहकीकाती टीम का एक इजलास होगा, साथ ही तहकीकाती टीम आज दोबारा जो है वो आज फर्स्ट टाइम जो है वो मकतूल नौजवान के घर जाएगी और उनके खाना से मुलाकात करेगी। तो साजिद क्या फैमिली नई तहकीकाती टीम पर एतमाद का इजहार कर रही है DIG आमिर फारूक की सरबराही में जो नई कमेटी बनी है तहकीकाती उसके ऊपर? साजिद आप सुन पा रहे? जी। अच्छा, ये जो नई तहकीकाती कमेटी बनी है DIG आमिर फारूक की जो सरबराही में काम करेगी, इसके ऊपर फैमिली जो है वो एतमाद का इजहार कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए कल हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने जो है डॉक्टर जो आमिर फारूकी है उन पर जो है वो एतमाद का इजहार किया था, लेकिन साथ साथ ये भी कहा था कि वो देखेंगे कि आइंदा 4 रोज़ में ये तहकीकाती टीम जो है किस तरफ अपनी तफ्तीश को लेके जाती है, उसके बाद ही इस बात का तयन किया जा सकेगा कि इस नई तहकीकाती कमेटी पर जो है वो अपना एतमाद का जो इजहार किया जा सकता है। लेकिन कल हमने ये भी देखा कि वज़ीर दाखिला सिंध, मेयर कराची और एडिशनल IG कराची जो कि है आज़ाद खान, वो कल रात जो है वो मकतूल के घर पहुंचे और उनके अहल खाना से मुलाकात की और इसी दौरान जो है वो वज़ीर दाखिला सिंध की जानिब से इस बात का ऐलान भी किया गया कि इस वाक़े की साफ, शफाफ और गैर जानिबदारा तहकीकात के लिए जो है वो एक अदालती कमीशन बनाया जाएगा और इस अदालती कमीशन के लिए आज सिंध हुकूमत की जानिब से जो बाकायदा चीफ जस्टिस जो सिंध हाई कोर्ट है उनको एक लेटर लिखा जाएगा और लेटर लिखने के साथ ही उनसे ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि एक जो काबिल जज हैं
हैं वो जो है वो तैनात किए जाए, ताकि उनकी सरबराही में नई तहकीकाती कमेटी जो है मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेकर तमाम शवाहिद का जायजा लेकर इस केस को हल करने की कोशिश करे। जी बिल्कुल साजिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हम आपसे अपडेट्स यूं ही लेते रहेंगे इस केस पर, क्योंकि बहुत ही ड्रामाई सूरत हाल इख्तियार कर गया है। और इसमें जो शाह हुसैन हैं, उनके वालिद हैं, उनका ये स्टेप कि कब्र कुशाई के लिए जो पहले से मौजूद बोर्ड था उसको तब्दील ना करने पर इसरार किया और उसी को रखने पर इसरार किया, और जो अब फाइंडिंग्स आई हैं पोस्टमार्टम की, उससे ये साबित होता है कि इसमें और भी बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं जो अभी एक्सप्लोर होना बाकी हैं। तो देखते हैं कि ये केस क्या रुख इख्तियार करता है। अभी ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जी, टेक्नोलॉजी की दुनिया में पाकिस्तानी नौजवान मुसलसल अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रहे हैं। आज एक्सप्रेसो में हम आपको ऐसी ही बासलाहियत तालिबा से मिलवाएंगे जिन्होंने आलमी सतह पर भी मुल्क का नाम रोशन किया। हमारे साथ मौजूद हैं हिरा खुर्शीद, जिनका ताल्लुक एबटाबाद से है। हिरा BS कंप्यूटर साइंस के छठे सेमेस्टर की तालिबा हैं, और हिरा का जो सफ़र है वो हुआवे ICT कंपटीशन के इब्तदाई मरहले से शुरू हुआ, जहाँ सैकड़ों उम्मीदवारों में से सिर्फ 300 तलबा अगले मरहले के लिए मुंतखब हुए। उन्होंने नेशनल फाइनल्स कामयाबी से पास किए, फिर मुल्क भर से मुंतखब होने वाले सिर्फ 30 तलबा के नेशनल इंटरव्यू तक पहुंची, और आखिरकार पाकिस्तान भर से सिर्फ 3 तलबा में जगह बनाकर रीजनल फाइनल्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का एजाज़ हासिल किया। और रीजनल फाइनल्स में पाकिस्तानी टीम ने मशरक़ वस्ता और वस्ती एशिया के जो बेहतरीन तलबा हैं उनका मुकाबला किया और शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए दूसरी पोजीशन हासिल की। हिरा हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिरा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम, बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? हिरा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने ये पोजीशन हासिल की है। ये बताइएगा कि ICT कंपटीशन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, इसकी ये है क्या, और पार्टिसिपेशन के दौरान आपको किन चीज़ों पर अबूर होना चाहिए? ये जो ICT कंपटीशन है ये बेसिकली हर साल जो कंपनी हमारे पास हुआवे वो करवाती है। ये जो कंपटीशन है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, ये पूरी दुनिया में होता है। और जिस तरह से हमने पाकिस्तान में पार्टिसिपेट किया, इस तरह से बाकी कंट्रीज़ में बाकी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, और एट द एंड वो जो है वो ग्लोबल फाइनल्स जो है वो आखिर में होता है चाइना में। अच्छा, इसके लिए हमारे पास इसका जो है वो क्राइटेरिया क्या है कि आप जो है या तो BS के या तो MS के स्टूडेंट होने चाहिए, और आपको टेक्नोलॉजी की नो हाउ होनी चाहिए। इवन कि अगर आपका जो है बैकग्राउंड मेडिकल भी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ स्किल्स हैं बेसिक जो आपको आनी चाहिए। इसमें डिफरेंट ट्रैक्स हैं, जिस तरह से मैंने कंप्यूटिंग ट्रैक में अप्लाई किया था, इस तरह से इसमें 3 और भी ट्रैक्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ ये कि आप स्टूडेंट होने चाहिए या तो BS के या फिर MS के, आपको एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होना चाहिए। राइट। अच्छा हिरा, ये बताइए कि जो कंपटीशन है बेसिकली ये किस नौयत का होता है, कंडक्ट कैसे किया जाता है? ये हर यूनिवर्सिटी की ICT एकेडमी होती है जो कि हुआवे के साथ लिंक्ड होती है। उस ICT एकेडमी के थ्रू हमारे टीचर्स होते हैं, हमारी जो सबसे पहले आती है यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स होते हैं वो हमें अप्लाई करवाते हैं सब स्टूडेंट्स को। अब ये अपनी मर्जी होती है आप अप्लाई करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास उस एकेडमी के थ्रू हम अप्लाई कर देते हैं, और फिर हम उसके बाद अपना ट्रैक चूज़ करते हैं कि हमने किस ट्रैक में अप्लाई करना है। तो उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास सबसे पहले एक ऑनलाइन एग्जाम होता है जो 60 MCQs होते हैं। इसमें हमारे पास जो स्टूडेंट्स वो क्लियर करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 300 स्टूडेंट्स होते हैं जो इस राउंड से आगे जाते हैं, जो वहाँ पास टॉप जिनके आए हुए होते हैं पॉइंट्स। टोटल पॉइंट हमारे पास इसमें होते हैं 1000। इसके बाद हमारे पास जो होता है वो 150 MCQs का एक ऑनलाइन टेस्ट होता है, पर वो होता है मॉनिटर्ड, मतलब कि आपको सामने लोग इन्विजिलेट कर रहे होते हैं और आप अपना टेस्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास एटलीस्ट 30 स्टूडेंट्स इसमें जो होते हैं वो आगे जाते हैं। उनका क्या होता है, इसके बाद एक इंटरव्यू कंडक्ट होता है, पूरा पैनल होता है जो आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट करता है डिफरेंट डोमेन्स के हिसाब से। फिर उसके बाद जो हमारे पास टॉप 3 स्टूडेंट्स होते हैं हर ट्रैक में, वो लोग एक एज ए टीम जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके जो हमारे पास होते हैं ना, ये रीजनल फाइनल्स, ये होता है हमारे पास मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के दरमियान में। तो जो 3 लोग होते हैं वो एज ए टीम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और फिर जो हमारे पास रीजनल फाइनल में जो टॉप 2 होती हैं टीम्स, वो जाती हैं आगे चाइना ग्लोबल फाइनल्स के लिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा हिरा, ये जो नेशनल फाइनल्स थे या नेशनल जो इंटरव्यू आपके हुए, उस दौरान किन सलाहियतों को जांचा गया? क्या सवालात होते हैं जिनकी आपने तैयारी की थी?
हमारे पास जो सबसे पहले जो इसकी सबसे अच्छी बात है वो ये कि हमारे पास जितना भी हमारे पास कोई भी हमें कोई चाहिए रिसोर्स, वो हमारे पास ऑलरेडी एक वेबसाइट है जहाँ पे अवेलेबल है, वो वेबसाइट हुआवे की है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो मैंने बात की कि एमसीक्यूज वाला जो है पार्ट, उसमें होता है हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। ये नहीं कि सारे थ्योरेटिकल, लेकिन जो है हमारे पास जो मोस्टली क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल होते हैं, लेकिन जो हमारे पास इंटरव्यू होता है वो स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए होता है कि आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है, आपको कितना काम, आपको चीज़ें आती तो हैं लेकिन आपको क्या वो चीज़ें इंप्लीमेंट करनी आती है। क्योंकि हमारे पास जो रीजनल फाइनल्स, जो हमारे पास जो ग्लोबल फाइनल्स होता है, वो बेसिकली एक लैब एग्जाम होता है, एक 4 घंटे का होता है और एक 8 घंटे का। तो इसमें हमारे पास थ्योरी का इतना काम नहीं होता, तो ज़्यादा काम सारा उसका होता है, इम्प्लीमेंटेशंस करनी होती है। तो सारा हमारी जो होती है प्रैक्टिकल नॉलेज, वो सारी जज होती है इंटरव्यू में स्पेसिफिकली। अच्छा, और फिर जो जिस तरह से आपने बताया रीजनल फाइनल्स जो होते हैं, उसमें जो जिन ममालिक के तलबा आते हैं वहाँ पर कितना चैलेंजिंग होता है कंपटीशन, और वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ, वो एक्सपीरियंस इस तरह से था कि हम लोग यहाँ से गए थे, हुआवे का जो हेडक्वार्टर है इस्लामाबाद में, और वहाँ पे हमारे सामने एक बहुत बड़ा कैमरा लगा हुआ था जहाँ पे हम लोग सारे कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को देख सकते थे और वो हमें देख सकते थे। अब वो हमारे पास 4 घंटे की लैब थी। अब सबसे जो इसमें हमारे पास होता है चैलेंजिंग पार्ट, वो होता है आपको टाइम मैनेज करना होता है, क्योंकि वो एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, तो आपको टाइम भी मैनेज करना होता है, और बीच में अगर आप किसी भी एक चीज़ में अटक जाते हैं तो फिर आपकी बाकी चीज़ें भी इस तरह से ख़राब होती हैं। तो वो, और सबसे बड़ा चैलेंज है वो है टाइम मैनेजमेंट। दूसरा हमारे पास चैलेंज है कि एज अ टीम आप काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कोई भी किसी को उस टाइम, मतलब हम लोग नहीं जानते कौन है दूसरा स्टूडेंट है, वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, डिफरेंट डिपार्टमेंट से है, वो आपसे सीनियर है, जूनियर है, तो एज अ टीम काम करना उस टाइम पे, वो फ्रस्ट्रेशन और जो होता है हमारे पास वर्कलोड, उसको भी सारा वो करना बैलेंस, और आपस में फिर भी सही से वो करना, टीम में काम करना, ये बहुत ज़्यादा इसमें हमारे पास चैलेंजिंग पार्ट होता है। बिल्कुल ठीक। हेरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए और अपनी कामयाबी हमारे साथ शेयर करने के लिए, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट आने वाले कंपटीशंस के लिए। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। मौसम की बात करते हैं। आपको बताते हैं कि पंजाब भर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है, जबकि सूबे में मानसून का सिस्टम अभी भी मौजूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान भी शहर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें मुतवक्के हैं। रावलपिंडी, गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, दोकाड़ा और लाहौर के शहरी इलाकों में कम से दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा है, और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल, अपरदीर, एबटाबाद, शांगला जैसे इलाके हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान के नदी नालों में और बरसाती नालों में भी कम से दरमियाने दर्जे के सैलाब आ सकता है। नेशनल एमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क के बड़े दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का भी इम्कान जाहिर किया है। इस पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर महकमा मौसमियात इरफान बेग साहब। इरफान साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, शुक्र सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि मानसून बारिशों से मौसम तो खुशगवार हुआ है, बहुत सारी जगहों पर सैलाबी सूरत हाल भी है और बहुत सारी जगहों पर नुकसान भी हो रहा है। क्या प्रेडिक्शंस हैं अगले स्पेल के हवाले से? देखिए, अगले जो 2 रोज़ होंगे, अगले 2 रोज़ में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2 से 3 रोज़ जो होंगे, इसमें जो शुमाल मशरकी पंजाब के इलाके, इसके अलावा बालाई पंजाब के कुछ इलाके जैसा कि खिता पटुहार, रावलपिंडी, इस्लामाबाद वगैरह में आज तो दिन भर में मौसम कोई ऐसा नहीं है, लेकिन आने वाले जो 2 रोज़ होंगे इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर बारिश हो जाएगी। इसके अलावा जो बालाई खैबर पख्तूनख्वा के चंद मुकामात पर बारिश है, इसके अलावा कश्मीर के इलाकों में बारिश है, और जो दीगर इलाके होंगे पंजाब के, बालाई पंजाब के, वहाँ पर भी किसी जगह पर बारिश हो जाएगी। अदरवाइज कोई बहुत बड़ी जो है ना फैली हुई बारिश, जैसा जो हमारे जनूबी इलाके हैं, जिस तरह के जनूबी पंजाब के इलाके, वहाँ पर इक्का दुक्का जगहों पे बारिश होगी। अलगरस सिंध में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। इसके अलावा मैदानी इलाकों में भी मौसम गर्म और मरतूब ज़्यादातर इलाकों में रहेगा, चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा जो बलूचिस्तान के इलाके होंगे, यहाँ पर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर भी मौसम गर्म और मरतूब ही रहेगा। इरफान साहब, सिंध और कराची की क्या सूरत हाल रहेगी? सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कराची और सिंध भर के जितने भी इलाके होंगे, वहाँ पर मौसम ज़्यादातर गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम जो इस बारिश के बायस जो हमारे
दरिया हैं जैसे दरिया सिंध है, तो इसमें कोई ऐसा बड़ा फ्लड आने के चांसेस नहीं है। ताहम दरमियाने दर्जे का सैलाब जो कि तोमसा पे अभी भी मौजूद है वो बरकरार रहेगा, और वो वक्त के साथ साथ अगले आने वाले 2 रोज में वो कम हो जाएगा और नीचे वो गुर्दों की तरफ चला जाएगा। राइट। अच्छा इरफान साहब, हम देख रहे हैं कि काफ़ी असर पड़ा है एल नीनो का, ये जो मानसून स्पेल्स हैं इन पर, बारिशें उस तरह से उतनी शिद्दत से उतनी ज़्यादा नहीं हुई जितनी लास्ट ईयर हमने एक्सपीरियंस की थी। तो क्या अब मज़ीद स्पेल्स आएंगे? कितने मज़ीद स्पेल्स होंगे? क्या अगस्त में जो है वो बारिशें होंगी और सितंबर तक ये ख़त्म हो जाएगा सिलसिला, या फिर सितंबर भी इन्वॉल्व होगा और सितंबर के जो पहले हफ्ते हैं वहाँ उनमें भी बारिशें होंगी मानसून की? देखिए हमारा जो मानसून है वो सितंबर तक जाता है। अभी हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि अगस्त में जो है वो बारिशें नॉर्मल से कम हैं, जबकि इसी दौरान जो आपको हब्स की कैफियत और गर्म और मरतूब जो मौसम होगा, यानी कि टेम्परेचर्स जो हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा रहेंगे, जिससे जो है ना गर्म और मरतूब मौसम की कैफियत मैदानी इलाकों में जो है वो मौजूद रहेगी और वो जो है ना वो महसूस होगी। जबकि हमारे पास जो लोकलाइज्ड बारिशें हैं, जिस तरह के आपने देखा कि कल लाहौर में 100 मिलीमीटर तक बारिश जो है ना रिकॉर्ड की गई, तो एयरपोर्ट के ऊपर, बाकी के दीगर इलाकों में, लाहौर के किसी इलाकों में इतनी बारिश नहीं हुई, कोई भी नहीं हुई, लेकिन एक साइड पे हुई। तो ये लोकलाइज्ड जो इस तरह की बारिशें हैं वो आपको जो है ना वो नजर आएंगी। अलग गरज कोई इतना बहुत बड़ा जो है ना वो बहुत पैमाने पे जो है ना वो बारिशें हो जाए और फ्लड आ जाए, इस तरह की कैफियत जो है ना वो दरियाओं में नहीं होगी। लोकलाइज्ड जो है ना सिचुएशन हो सकती है, बिल्कुल कंट्रोल्ड सूरत हाल होगी। इरफान साहब, जो एल नीनो का जिक्र किया है, इससे सर्दियों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए जो अल नीनो है, क्योंकि ये अब वेरी स्ट्रांग और सुपर अल नीनो की तरफ जो है ना ये इसकी कैफियत जा रही है, बल्कि हो गई है। तो आने वाले जो हमारे महीने होंगे, आने वाला जो विंटर सीजन होगा, वो भी हमें ऐसा लग रहा है कि वो सप्रेस होगा, जिससे जो है जैसे आपने कहा ना कि सितंबर और अक्टूबर, इसका इफेक्ट जो है वो इन महीनों में भी आ सकता है। और इसमें ऐसा इफेक्ट ऐसा होता है कि वेरिएबल बारिशें होती हैं, यानी कि आपके पास जो बारिशें होंगी वो इरेटिक होंगी, एक तरतीब के साथ नहीं होंगी। कभी हो गई, कभी आपको काफी दिन जो है ना वो ड्राई मिल गए और कहीं लोकलाइज्ड हो गई। इस बहुत शुक्रिया इरफान वेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। मौसम की सूरत हाल हम डिस्कस कर रहे थे, अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। हम अक्सर बात करते हैं इंफरटेनमेंट की, स्किल्स की, स्पोर्ट्स की, और हम बात करते हैं अचीवमेंट्स की, और कई बार एंटरटेनमेंट की बात करना बहुत लाजिम हो जाता है, क्योंकि ऐसे ज़बरदस्त ड्रामे आ रहे हैं पाकिस्तान के कि हमारे हमसाया मुल्क मुतरफ़ हैं उसके। तो आप जानते ही हैं कि हर कहानी में कुछ राज होते हैं, लेकिन कुछ राज ऐसे भी होते हैं कि जो खुलने के बाद नई जंगें पैदा कर देते हैं। एग्जैक्टली और अब ऐसी ही एक शानदार और दिलकश जो स्टोरी है उसके साथ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट ला रहा है एक नया ड्रामा आराफ्ता, जो कि 10 अगस्त यानी आज से हर रोज़ पीर से इतवार रात 7 बजे आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाने के लिए तैयार है जहां मोहब्बत, इंतकाम, तकदीर और छुपे हुए राज एक दूसरे से टकराते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, अब इंतजार नहीं करते हैं, झलकियां देखते हैं। भाईजान, तुम हमसे बचकर भाग नहीं सकती। ये जंग है और ये आग इसलिए लगाई है ताकि तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना दूं। पता नहीं कैसी आग है ये, और इस आग में कदम रखने जा रही हूँ मैं। अंजाम क्या होगा मैं नहीं जानती। तुम इससे क्या, तुम होते कौन हो सकता है तुम्हें बचाने वाला हूँ या मारने वाला। मेरी बेटी को वो मेरी आंखों के सामने से कैसे ले जा सकता है? मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है, 187 दिन। जाओ यहाँ से, हटाओ इन्हें। तुमसे नफरत करने लगी हूँ, जालिम हो तुम। देखिए नया ड्रामा सीरियल आराफ्ता 10 अगस्त से रोजाना शाम 7। तो देखिए आराफ्ता 10 अगस्त यानी आज से हर रोज पीर से इतवार रात 7 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। अभी जाएंगे ब्रेक पर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब कुछ बात कर लेते हैं सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान मक्कातुल मुकर्रमा मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तय पा गया है और मुआहिदे के मुताबिक एक पर हमला
तीनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा और सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता हफ्ते जुम्मे के रोज़ मक्का मुकरमा मुश्तरका दिफाई माहिदे पर दस्तखत किए और तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के अकॉर्डिंग इस माहिदे का मकसद तीनों ममालिक की इज्तिमाई दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना है और ख़ित्ते और दुनिया में अमन, सलामती, इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना और मुश्तरका सलामती को यकीनी बनाना भी है। और इस माहिदे के तहत तीनों ममालिक ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि अगर किसी एक रुकन मुल्क पर मुसल्लह हमला होता है तो उसे तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। माहिदे में दिफाई ताउन के जो तमाम शोबे हैं उनको मज़ीद वसअत देने और मुश्तरका दिफाई रवाबित को मजबूत बनाने की शक़ें भी शामिल की गई हैं। उधर मक्का माहिदा किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं, ये दिफाई नौइयत का माहिदा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदे पर यह वजाहत सामने आई। उन्होंने लिखा है कि किसी एक मुल्क पर हमला तीनों ममालिक के ख़िलाफ़ हमला तस्वुर किया जाएगा। इसका मकसद अमन और सलामती के जो चैलेंजेस हैं उनके लिए स्ट्रेटजिक ताउन मजबूत बनाना है और ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को फ़रोग़ देना भी इसी माहिदे का हिस्सा है। माहिदे में तीनों मुल्कों की क़यादत, अवाम के बिरादराना ताल्लुकात की गहराई का आगाज़ है और मक्का माहिदा कई बरसों से जारी मुज़ाकरात बाहमी राब्ताकारी का नतीजा है। और दूसरी जानिब ईरान और अमेरिका की जो सूरत हाल है, हुर्मुज़ मुकम्मल खोलने की जो बातचीत हो रही है, 6 शराइत जो सामने आई हैं उस पर भी डिस्कस करते हैं। और डिस्कस करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, आपको भी सलाम। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब जानना चाहेंगे ये जो ट्राईलैटरल जो एग्रीमेंट हुआ है कितना अहम है, कितनी अहम पेशरफ्त है दिफा के लिए, खासकर इन ममालिक के लिए? जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मेरे ख्याल में ये एक आई बिलीव जियो पोलिटिकल डेवलपमेंट है और हिस्टोरिक मूवमेंट है, एक लैंडमार्क और आप समझ एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है इन द हिस्ट्री ऑफ ऑल दीज 3 कंट्रीज। और जो देखें कि तीनों कंट्रीज का जो है कि मिल के एक उन्होंने कंसेप्ट दिया है कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए, लेकिन इससे मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट शोज द ग्लोबल राइजिंग प्रोफाइल ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस जो दुनिया में है वो जाहिर करता है। अब पाकिस्तान जैसे हम पहले कहते रहे हैं कि जहां पे सिक्योरिटी स्टेबलाइजर था साउथ एशिया में, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हम पहले कहते रहे कि वेस्ट एशिया में है, और इस डेवलपमेंट के बाद बजा तौर पे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी है, स्टेबलाइजर भी है वेस्ट एशिया में। और पाकिस्तान देखे वहां पे खिता जो अभी है एक सेल्फ रिलायंट जो पैराडाइम की तरफ जा रहा है, जहां से अमेरिका निकल रहा है। और क्योंकि वो चीज डिलीवर नहीं कर सका जो तवक्कुआत थी, अब सारी नजरें अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर है। लेकिन इस अलायंस का मकसद क्या होगा? टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज वन थिंग। और सेकंड ये होगा कि डेटरेंस को क्रिएट करना। जब आपके पास ये ताकत होगी तो आप जो कोई चीज, कोई मुल्क, कोई एक्टर जो है प्रीएम्प्ट या कोई वाकया करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है कि इनके सामने 3 ऐसे ममालिक हैं बहुत लीडिंग कंट्रीज से इस्लामिक वर्ल्ड में और अदरवाइज दुनिया के अंदर है। सो दैट इज वन थिंग। और सेकंड ये है कि इट इज वेरी डिफेंसिव इन नेचर, किसी के अगेंस्ट नहीं है। इट इज नॉट आप कहें कि न्यूक्लियर बैक स्टॉपिंग भी नहीं है, कोई ये जो कंसेप्ट है कोई सेक्टेरियन ब्लॉक है वो भी इसमें शामिल नहीं है। It is purely for the प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉमन पीपल है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये कितनी जबरदस्त चीज़ है कि बड़ा ट्रांसपेरेंट और बड़ा क्लियर मुआहदा है जिसके हवाले से बिल्कुल क्लैरिटी दी गई है कि ये बेसिकली 3 जो ममालिक हैं उनकी अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए जो मज़ीद कोशिश है उनको तेज़ तो करता है, लेकिन ये किसी भी दो तरफ़ा या फिर जो कसीरुल जहती मुआहदा है ऑलरेडी उसको मनसूख नहीं करता या उसको चेंज नहीं करता। और ये भी कहा गया है कि अगर इस मुआहदे की मुकम्मल तौर पर दिफाई नौइयत का जो कोई भी हामिल मुल्क है वो उसकी पासदारी करता है बुनियादी उसूलों की, तो वो इसमें शामिल हो सकता है। जी हाँ, देखिए बड़ी क्लैरिटी है। और फिर ये भी क्लैरिटी है कि ये आजकल में बना नहीं और कई सालों से इस पे काम हो रहा था, ये ममालिक इसमें शामिल थे और इसमें एफर्ट कर। फिर हमारा ताल्लुक देखकर हमारा रिश्ता इन ममालिक के साथ, तुर्किया के साथ 1919 से है, जब वो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई तो बरसगीर के मुसलमानों की जो सपोर्ट थी। फिर सऊदीज के साथ हमारा वो जो एक रिश्ता है हरमैन शरीफैन की वजह से, तो वो भी बड़ा हिस्टोरिक रहा है।
और फिर ट्रांसपेरेंसी ये थी कि सबको ऑन बोर्ड लिया गया है। अमेरिका ने इसको इंडोर्स किया है इसको, क्योंकि वो जो पावर वैक्यूम क्रिएट होगा रीजनल ऑफिस स्टेबिलिटी के लिए, पावर बैलेंस के लिए, ये एक अलायंस है। फिर हमने ये क्लैरिटी रखी, आपने देखा तुर्किया ने भी इसमें बात इरादा किया है, फिर पाकिस्तान की तरफ से भी बात की गई है, बाकी ममालिक को भी ये खुला है, उसमें वो शामिल हो सकते हैं। और आप देखेंगे किसी स्टेज पे ईरान भी इसमें शामिल होगा। ईरान की तरफ से हमने जो उनके ऑफिशियली देखा जाए तो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हमने देखी। अब्बास अरागची ने इसको वेलकम किया है, उन्होंने कहा कि बाहर से कोई ताकत आके यहाँ पे बैठ के फैसले न करे, रीजनल कंट्रीज आपस में करें। सो उन्होंने वेलकम किया है। अली अकबर वलायती बड़े इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, आयतुल्लाह के नजदीक है, तो उन्होंने भी इसको अप्रिशिएट किया। लिविंग असाइड जो कुछ आए जैसे कि लोगों ने इस पर बयान कुछ ऐसे दिए हैं, लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो सब ने इसको वेलकम किया है। सो देखें कि मेरे ख्याल में आप खतरा जो वेस्ट एशिया में डेवलप हो रहा है, और आप देखें ना कि ये उस मौके पे आके ये फाइनली साइन हुआ जब वेस्ट एशिया इस इन टर्माइल है। वहां पे देखें कि एक सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, थ्रेट्स हैं, और इस तरीके से वहां पे बहुत सारी चीजें डेवलप हो रही है, लेकिन उसको ब्रिगेडियर साहब ठीक कह रहे हैं। अब जो एक मैसेजिंग की जा रही है जारहियत करने वाले ममालिक के लिए, ये जो दिफाई मुआहदा है ये उसके लिए भी बहुत अहम और ज़रूरी है। और कुछ जिस तरह से आपने ईरान का भी जिक्र किया, उसमें बताया ये जा रहा है कि ये जो मुआहदा है ये बहुत दिफाई नौयत का है, इसलिए ईरान भी उसका खैर मकदम कर रहा है। और कुछ जो नाकदीन हैं इसके, वो ये कह रहे हैं कि ये एक जो पावर्स हैं जो जिस तरह पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की, ये पावर्स स्ट्रेटेजिकली जियोपॉलिटिकली ऐसी जगहों पर मौजूद हैं जिससे ईरान भी इंटिमिडेटेड फील कर सकता है। तो इस सूरत हाल में आप क्या कहेंगे? देखिए बड़ी क्लैरिटी है कि कोई इसके अगेंस्ट नहीं है। और फिर देखें कि जब भी इस तरह की चीजें डेवलप होती हैं तो एकदम होती नहीं है, टाइम लगता है, तमाम चीजों ग्रुप्स को ऑन बोर्ड लिया जाता है, लेकिन फैसले हमेशा नेशनल इंटरेस्ट में किए जाते हैं, किसी और का इंटरेस्ट नहीं देखा जाता है। पाकिस्तान has to take decision its own national interest, that is very important। इसी तरह सऊदीज का है, तुर्किया का है, इसी तरह ईरानीज का है। सो इसमें ये भी क्लैरिटी दैट्स वाई दिया है। देखें कि वेस्ट वाले या इजरायलीज इसको गलत रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने बड़ी क्लैरिटी दी है कि इसमें कोई नहीं है, और वो दुनिया में बाकी समझते हैं कि ये कोई ऐसा सेक्टेरियन ब्लॉक भी नहीं है, या कोई न्यूक्लियर थ्रेट भी इसमें कोई ऐसी चीज इसमें शामिल नहीं है। तो लेकिन ये है कि आप जब एक खित्ते में डेटरेंस क्रिएट कर देंगे, आपके पास देखें ना पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है, तो डेटरेंस है ना इंडिया के लिए। सो इट इज इंडिया स्पेसिफिक है। सो मेरे ख्याल में ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये है कि बाकी ममालिक जो है, आप देखें कि सवाए इंडिया इजराइल को तकलीफ हुई है, या वो पाकिस्तान के वो लोग जो पाकिस्तान के से खार खाते हैं, जो बाहर बैठे हैं, कुछ अंदर बैठे हैं, उनको तकलीफ यकीनन हुई है, लेकिन तकलीफ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फैसले यकीनन होंगे तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हो। राइट। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, दूसरी जानिब अगर देखें तो ईरान की जो 6 शराइत हैं हुर्मुज़ खोलने के लिए, और उसके बाद फिर जो अमरीकी सदर हैं जो ये कह रहे हैं कि हम बड़ा फ़िलहाल मोहतात अंदाज इख्तियार किए हुए हैं ईरान वाले मामले के ऊपर, कैसे देखते हैं आगे की सूरत हाल को आप? देखें बिल्कुल मोहतात अंदाज तरीका जो उन्होंने अपनाया है अंदाज, लेकिन अब वो डिफेंसिव पे चले गए हैं, क्योंकि ईरान प्रिवेल कर रहा है, चीजें कंट्रोल कर रहा है। तो मेरे ख्याल उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर ये देखें कि ईरान समझता है कि वो चीजें अभी डिक्टेट की पोजीशन में है, तो जो MOU हुआ था उससे ये बेहतर होगा, क्योंकि अब जो ज्यादा पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहा है ईरान, तो उसमें अभी ये देखें दैट्स वाई ईरान ने कहा कि आप पहले हमारी 6 शराइत मानेंगे तो फिर इसके बाद आगे बात चलेगी। तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल पोजीशन में अमेरिका को डाला है। और उन्होंने कहा कि हमारा और ओमान की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन उन्होंने कहा अमेरिका के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, अनलेस वो 6 है कि आप अपने हमारे एसेट्स को अनफ्रीज कर दे, वार रिप्रेशन दे, जो नुकसान आपने पिछले 1 महीने में हमलों में किया है,
हमारे एसेट्स को अनफ्रीज कर दें और आप नेवल ब्लॉकेट हटाएं, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सो अभी लगता तो ये नहीं है कि, लेकिन अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि अमेरिका बहुत ज्यादा डिफेंसिव। ये वो तमाम तर चीज़ें थी जो इस्लामाबाद एमओयू में शामिल थी और हम देख रहे हैं कि उनको ही ईरान रिपीट कर रहा है और वही सूरत हाल पर जो है वापस लाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका को, और वो भी मोहतात तरीके से ही आगे बढ़ रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान कि मुआशी तौर पर ईरान कमज़ोर हो चुका है, इसमें आपको कितनी जान लगती है? क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन जिस तरह से हमने देखा कि रजीम चेंज करने की एक्सपेक्टेशन मौजूद थी, वो गलत साबित हुई। मुआशी एतबार से हम देख रहे हैं कि वो स्ट्राइक्स करते चले जा रहे हैं उनके अड्डों पर और उनको पीछे जाने पर मजबूर कर रहे हैं। उनके पास जो असलाह मौजूद है उसकी तादाद कम हो गई है। तो आप मुआशी एतबार से कैसे देखते हैं? क्योंकि हमने कैस्पियन सी में जो ईरानी सेलर जो है वो जहाँ बहक हुआ था, जिस पर हमला किया गया था यूक्रेन की जानिब से, वो ट्रेड रूट भी हमने देखा कि वो रशिया के साथ मौजूद था। देखिए, मेरा ख्याल में जो प्रेसिडेंट ट्रम्प अभी बात कर रहे हैं ना, उनको पता है कि मिलिटरीली तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो अपने पॉलिटिकल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं कर सके, लेकिन वो चाहते हैं ईरान को इस तरह भी कर। $300 बिलियन ईरानी इसका खुद मानना था कि हमारा नुकसान हुआ है, लेकिन अब जो 1 महीने की जो जंग चली है इसमें मजीद नुकसान हुए हैं, तो उसमें अब भी वो डिपेंड करता है। सेकंड इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यकीनन ईरान में देखें, सिंस आप अपना ऑयल बाहर नहीं निकाल सकते हैं, आप अमेरिकन नेवल ब्लॉकेट है, तो आपकी इकॉनमी तो मुश्किलात में है, इन्फ्लेशन बढ़ गई है, आपकी करेंसी की वैल्यू गिर चुकी है। स्टिल फिर इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि ईरान कब तक रेजिस्ट कर सकता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ लॉन्ग दे कैन रेजिस्ट, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये है कि सिंस ईरान ने कोई अपने कमजोरी नहीं दिखाई है, वो स्ट्रांग पोजीशन पे है, तो अल्टीमेटली देखें ऑफ रैंप तो दोनों चाहते हैं, लेकिन अमेरिका को ज्यादा तकलीफ है क्योंकि जो पब्लिक ओपिनियन है, जो प्रेशर है, मैं आपके देखने डिप्लीशन ऑफ आपके म्यूनिशन की बात हो रही है, आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं रही है, लेकिन ईरान के पास ये मिसाइल्स जो कंसेप्ट है, द मोज़ाक कंसेप्ट ऑफ जो डिप्लॉयमेंट है, वो इंटैक्ट है, वो स्टिल फायर कर रहे हैं, स्टिल हिट कर रहे हैं। सो मेरे ख्याल में अमेरिका से एग्जिट चाह रहे हैं, तो वो इसको डील करेंगे और वहां से निकलेंगे। लेकिन जो अमेरिका की ख्वाहिश थी ट्रम्प की कि कोई मैं विक्ट्री अनाउंसमेंट करूंगा, वो उनको चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए बाकी सारे मसले पीछे रह गए, न्यूक्लियर का कहीं पे जिक्र नहीं है, सारे फोकस इज ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम डिस्कस कर रहे थे इंटरनेशनल सिनेरियो को। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। ब्रॉडपीक वाक़या आपको याद होगा, हमारे जहनों में अभी भी वो ताज़ा है। दिल खराश वाक़या था और हम जानते हैं कि बहुत से कोपेमा उसमें जहाँ भाग भी हुए थे, लेकिन आप उन कोपेमाओं के अज़्म को देखिए, उनके जज्बे को देखिए कि किस तरह से वो अपने पैशन के लिए, और यानी जाने से पहले जो उनके निर्मल प्रजा थे उन्होंने क्या जुमला इस्तेमाल किया था कि वो ब्रॉडपीक से जाने का रास्ता मांग रहे थे, वापस आने का रास्ता मांग रहे थे। तो बहुत सारे लोगों के ज़हनों में सवाल होता है कि क्या ये कोपेमा जो हैं वो दौलत और शोहरत की ख्वाहिश के लिए बुलंद पहाड़ों पर जाते हैं? तो इसका जवाब जानते हैं हमारे सेगमेंट सफ़र शर्त में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र शर्त। कुछ लोग जो है वो पहाड़ों की जानिब सफ़र करते हैं और पहाड़ों की जानिब सफ़र करके ट्रैकिंग करते हैं, वो ट्रैकर्स कहलाते हैं। कुछ लोग जो है वो माउंटेनियर्स बनते हैं, यानी माउंटेनियर्स को पैमाई को इख्तियार करते हैं और समिट्स पे जाते हैं, पहाड़ों की चोटियों पे, बुलंद चोटियों को सर करते हैं, और उसके बाद अगर वो किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं और जहाँ पे इम्कान बहुत ज़्यादा होता है, एवलांचेस आ रही होती हैं, बहुत सारे ख़तरात होते हैं, अगर वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं तो उसके बाद एक नई बहस जो है वो जन्म ले लेती है। और वो नई बहस क्या होती है? वो नई बहस ये होती है कि ये लोग आखिर वहाँ पे जाते ही क्यों हैं, जबकि वहाँ पे ख़तरे का इम्कान बहुत ज़्यादा होता है। हाल ही में ब्रॉडपीक पे बहुत एक बड़ा हादसा पेश आया जिसमें नर्मल पुरजा और इसके अलावा सुहेल सखी और बहुत बड़े माउंटेनियर्स, यानी 10 माउंटेनियर्स जो हैं वो किसी एक एवलांच की जद में आ गए, और उसके बाद भी ये बहस जो है इसने जन्म लिया। अब मामला यह है कि आखिर वो कौन सी नफसियाती वजूहात है कि ये लोग जो हैं अपनी जान ख़तरे में डाल कर बुलंद पहाड़ सर क्यों करते हैं, यानी इसकी नफसियाती तौजीहात क्या हो सकती है।
इंसान जो है वो 8000 मीटर की बुलंदी पर जाता ही क्यों है, जहाँ पे जिसको डेथ जोन कहते हैं, जहाँ ऑक्सीजन तकरीबन न होने के बराबर होती है, यानी जहाँ पे एक गलत कदम जो है वो मौत बन सकता है, और जहाँ से वापस लौटना, चोटी पे जो सफ़र करना है उससे भी वापस लौटना इसलिए ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि ज़्यादातर जो हादसात होते हैं वो वापसी पे होते हैं। अब मामला क्या है? क्या ये सिर्फ शोहरत की ख्वाहिश है? क्या ये दौलत की लालच है? या फिर इसके पीछे कोई इंसानी नफ्सियात का कोई बहुत बड़ा गहरा राज छुपा है? अब नफ्सियात ये कहती है कि ज़िंदा रहने के लिए इंसान उसको सिर्फ खुराक की ज़रूरत नहीं होती, उसको सिर्फ मकान की ज़रूरत नहीं होती, उसको बेसिकली मीनिंग ऑफ लाइफ, ये ज़िंदगी के मानी देने के लिए भी उसकी एक ज़रूरत होती है। और कुछ लोगों के लिए ये मानी ख़ानदान में मिलते हैं, कुछ के लिए आर्ट में मिल जाएंगे, फ़न में मिल जाएंगे, कुछ के लिए इबादत में, और कुछ के लिए बर्फ़ पोश पहाड़ों में जाके वो जो बर्फ़ से ढकी हुई खामोश चोटियां हैं वहाँ जाके उनको वो मीनिंग ऑफ लाइफ या मकसदियत मिलती है। तजर्बाकार को पैमाओं की सबसे बड़ी ख्वाहिश जो है वो दूसरों को मुतासिर करना नहीं होती, बल्कि ख़ुद को यूँ समझे खुद को दरियाफ्त करना होती है। वो हर कदम पर अपने खौफ, अपनी कमज़ोरी, अपनी महदूदियत का सामना करते हैं। जितने भी बड़े माउंटेनियर्स दुनिया में गुजरे हैं, मेसनर समेत, उन तमाम की जब आप इंटरव्यूज़ देखते हैं, उनकी जब आप उनको सुनते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि उनका एक्चुअली माइंड सेट क्या होता है। मीनिंग ऑफ लाइफ के अलावा फिर नफ्सियात में एक और इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, वो है फ़्लो, यानी फ़्लो स्टेट। फ़्लो स्टेट जो है वो क्या है? उसमें आप एक कोई बहुत बड़ा काम कर रहे होते हैं लेकिन आपको मुकम्मल तौर पे एफर्टलेस, यानी कोई एनर्जी आपको ऐसे नहीं लग रहा होता जैसे वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बट आपका फ़्लो होता है। यानी जिस तरह आप यूँ समझिए कि अगर आप एक लंबा सफ़र कर रहे हैं और आपने कुछ गाने लगाए हुए हैं, और अगर आपको वो फ़्लो नसीब हो गया, यानी आप फ़्लो में चले गए उन गानों के साथ, तो फिर आप वो पूरे का पूरा सफ़र जो है वो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। बल्कि जब सफ़र का अख्तिताम होता है तो आप सोचते हैं कि काश ये सफ़र ख़त्म ना होता, मैं चलता रहता। ये फ़्लो स्टेट है। और पेंटर्स को हासिल होती है, आर्टिस्ट्स को हासिल होती है। म्यूज़िक बहुत जल्द आपको फ़्लो स्टेट देता है, स्पेशली जो म्यूज़िक प्ले करते हैं, ये तमाम लोगों को फ़्लो। इसी तरह जो माउंटेनियर्स होते हैं वो भी फ़्लो स्टेट के लिए जाते हैं, और वो जो फ़्लो स्टेट है वो बहुत ही कमाल है। इस फ़्लो स्टेट के हवाले से मैं आपको एक और चीज़ बताता जाऊँ कि जो सुहेल सखी हैं, इन्होंने बटूरा ग्लेशियर पर बहुत ज़बरदस्त किस्म की ट्रेनिंग्स की। और बटूरा ग्लेशियर पर क्या ट्रेनिंग्स की? जब विंटर में चले जाते थे, और जब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि सर्दी का क्या लेवल, और बटूरा ग्लेशियर और ऊपर से बर्फ़ें पड़ रही हैं, और उसमें वो वहाँ पे क़याम करते थे बहुत तवील। और जब उनसे पूछा जाता था तो वो कहते थे कि मैं अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को रेडी करता हूँ बड़ी एक्सपीडिशंस के लिए, आइसोलेशन के लिए रेडी करता हूँ, फ़्लो के लिए रेडी करता हूँ। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसकी वो बुनियादी ट्रेनिंग वहाँ पे खुद अकेले जाके हासिल करते थे। तो ये जो फ़्लो है ये एक ऐसी स्टेट है कि अगर आपने इसको एक दफ़ा एक्सपीरियंस कर लिया हो तो फिर आपको बार बार ये दिल करता है कि ये दोबारा फिर से, यानी इसको दोबारा से मैं एक्सपीरियंस करूँ। और ये जो एक्सपीरियंस है ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है। लेकिन इसके साथ एक और एक्सपीरियंस होता है, वो उसको हम सनसनी कह सकते हैं, लिविंग ऑन द एज कह सकते हैं। अब ये जो लिविंग ऑन द एज है, ये बहुत ही सनसनी ऐसा मोमेंट, वहाँ पे एक अलर्टनेस पैदा होती है, और वो अलर्टनेस जो है वो बड़ी दिलचस्प है। इसके हवाले से बहुत सारे लोगों ने पेन के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें माजी में ईजाद की जहाँ पे अपने आप को पेन दे के इर्तिकाज़ पैदा करते थे। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी जब आप मुकम्मल तौर पे सनसनी में होते हैं तो उस वक्त आप मुकम्मल तौर पे अलर्ट होते हैं, और वो जो मुकम्मल अलर्ट है, होना है, अलर्टनेस की जो कैफियत है वो बहुत ही खूबसूरत होती है, यानी उस खतरे के हवाले से। और उसमें यानी वो उसको आप बार बार अचीव करना चाहते हैं। आप यूँ समझिए कि ये एक वजूदी नफ्सियात का मामला है, एक एग्जिस्टेंशियल का मामला है, और जो एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी है उसका वो ये जाविया पेश करती है, और वो ये पेश करती है कि जब इंसान मौत को बहुत करीब से देखता है, लिविंग ऑन द एज, यानी दोनों तरफ ख़तरा है, तो ऐसी सिचुएशन में ज़िंदगी की असल कदर की समझ आती है। शायद इसलिए बहुत से कोपैमा कहते हैं कि वो पहाड़ पर मरने नहीं जाते बल्कि पूरी शिद्दत से जीने के लिए जाते हैं। अब ये जो पूरी शिद्दत से जीने के लिए जाते हैं, ये कौन समझेगा? मेरा ख्याल है कि ये मेरी बात जो है वो ट्रैकर्स समझेंगे, क्योंकि ट्रैकर्स जो हैं अगर चाहे वो माउंटेनियर नहीं भी हैं, मतलब माउंटेनियर से मुराद ये है कि कोपैमार नहीं भी हैं, तो उन्होंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो वहाँ पे पूरी शिद्दत से जीना किसको कहते हैं। और ये बुनियादी तौर पे इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से माउंटेनियर्स जाते हैं। ये नहीं है कि वो कोई महज दौलत का या शोहरत का या ये मामला होता है। ये तमाम लोग, बहुत सारे जो बड़े माउंटेनियर्स हैं, उनसे अगर आप मिलें तो एक तो उनके अंदर एक ख़ास शाइनेस होती है,
दूसरा ये है कि वो ज़्यादा बातें नहीं करते। ये इनके अंदर एक कॉमन ट्रेट्स हैं और खामोश तवा किस्म के लोग होते हैं। ये वो इस तरह के लोग नहीं होते, मतलब ये शोहरत या वो तमाम चीज़ें प्राइमरी नहीं हैं। बुनियादी जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको इस तरह बताया कि वो मीनिंग ऑफ लाइफ है, वो सनसनी है, लिविंग ऑन द एज है, ये वो तमाम चीज़ें, और फ्लो स्टेट है। ये 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से माउंटेनियर्स जो हैं वो ऊपर जाते हैं। देखते रहिए सफ़र शर्त। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब कुछ बात क्रिकेट की कर लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे इंग्लैंड की बात करते हैं, जहां कौमी टीम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर करने के बाद इंग्लैंड पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के सामने एक मजबूत इंग्लिश टीम है और दोनों टीमों के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 19 अगस्त से शुरू होगी। सीरीज से कबल बात करें तो पाकिस्तान सिलेक्ट 11 के खिलाफ 4 रोज़ा वार्म अप मैच खेलेगा, जो इंग्लिश कंडीशन से बेसिकली हम आहंग होने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी जानिब इंग्लैंड ने इब्तदाई 2 टेस्ट मैचेस के लिए 16 रुकनी जो स्क्वाड है उसका ऐलान कर दिया है। बेन स्टोक्स की रिटायरमेंट के बाद जॉय रूट पहली मरतबा मुस्तकिल टेस्ट कैप्टन की हैसियत से इंग्लैंड की क़यादत करने जा रहे हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की ये सीरीज़ 19 अगस्त से शुरू होनी है, जिसे दोनों टीमों के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तनाजुर में भी बहुत इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है। तो यहाँ पर सवाल क्या है, वो ये है कि इंग्लैंड की कंडीशंस में पाकिस्तान का पलड़ा भारी होगा या फिर जॉय रूट की क़यादत में इंग्लिश टीम होम ग्राउंड का फ़ायदा उठाते हुए जो है वो जीत जाएगी। पाकिस्तानी बैटिंग इंग्लिश फास्ट बॉलिंग का मुकाबला कैसे करेगी और कौमी टीम सीरीज़ में कौन सा कॉम्बिनेशन मैदान में उतार सकती है, इस पर हमने बात करनी है। मैं ज्वाइन कर चुके हैं सलीम खालिक साहब, स्पोर्ट्स तज्जिया कार हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सलीम भाई बताइएगा कि ये अहम क्यों है सीरीज दोनों टीमों के लिए? हर सीरीज ही अहम होती है और ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, क्योंकि इन दोनों टीमों की पोजीशन कोई इतनी अच्छी है नहीं। अब पाकिस्तान टीम जो है सीरीज बराबर करके वेस्ट इंडीज से 9 से 8वें नंबर पर आ गई और इंग्लैंड की टीम 7वें नंबर पर है। तो जो भी मैच ये लोग खेले इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंग्लैंड जब भी जाते हैं, आपको पता है कि बड़ी एक टक्कर की सीरीज होती है पाकिस्तान की, और लोग इंटरेस्ट भी बहुत लेते हैं, बहुत पाकिस्तानी वहां पे मुकीम है। और इंग्लैंड में वैसे भी टेस्ट क्रिकेट से मोहब्बत की जाती है, खाली लफ्जों के हिसाब से नहीं, वैसे भी जब वहां मैच देखने के लिए जाएं तो एक अलग ही माहौल होता है, पूरा ग्राउंड भरा हुआ होता है और लोग आए हुए होते हैं, एक कवरेज अच्छी होती है मीडिया की, लग रहा होता है कि कोई क्रिकेट हो रही है। तो देखते हैं कि हमारी टीम जो वेस्ट इंडीज में दूसरा मैच जीती और उसके बाद एक उम्मीदें दोबारा से जगा दी, इस सीरीज में कैसा परफॉर्म करती है। राइट तो जिस तरह से मैंने अभी कहा सलीम खालिक साहब, क्वेश्चंस तो बहुत सारे उठते हैं कि हमारी टीम जो, हम तो दुआओं वाला सीन तो है ही, वो तो हमने करनी होती है अपनी टीम के लिए। क्या फिर ऐसा होगा कि जो कंडीशंस हैं उनसे फ़ायदा उठाते हुए या होम क्राउड का फ़ायदा जो है वो इंग्लिश टीम को मिलेगा, या फिर जो हमारे प्लेयर्स हैं वो भी अब फॉर्म में हैं पिछली सीरीज़ के बाद से और कॉन्फिडेंस लेवल भी कुछ अच्छा है? देखिए, कुछ प्लेयर्स हमारे जैसे अब्दुल्ला ने अच्छा परफॉर्म किया, बाबर ने अच्छा परफॉर्म किया और स्पिन में हमारे साजिद ने अच्छा परफॉर्म किया है, और भी 1-2 प्लेयर है उनकी परफॉर्मेंस तो अच्छी है, लेकिन कई प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं भी है, जिनमें इमामुल हक भी शामिल हैं और रिजवान शामिल हैं, सलमान अली आगा शामिल हैं। तो ये तो होता ही है, जब भी कोई सीरीज हो रही हो तो उससे पहले के कुछ प्लेयर्स अच्छी फॉर्म में होते हैं, कुछ आउट ऑफ फॉर्म होते हैं। अब पता नहीं कि शान मसूद फिट हो पाते हैं पहले टेस्ट के लिए या नहीं, क्योंकि वेस्ट इंडीज में उन्होंने पहले टेस्ट में बड़ी जबरदस्त सेंचुरी बनाई थी, लेकिन उनको इंजरी हो गई जिसकी वजह से सेकंड टेस्ट नहीं खेल पाए। बाबर की भी हाथ पे चोट लगी थी जो सेकंड टेस्ट हुआ था वेस्ट इंडीज में, और अभी जो सफर भी वो कर रहे तो नजर आ रहा था कि कुछ उन्होंने बैंडेज वगैरह की हुई है, लेकिन होपफुली वो फिट हो जाएंगे। आज से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस का आगाज होगा, आज भी पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस करेगी, कल भी प्रैक्टिस करेगी, फिर 12 तारीख से सेलेक्ट 11 के खिलाफ 4-डे मैच है, तो कंडीशन से हम आहंगी का अच्छा मौका मिल जाएगा पाकिस्तान टीम को। दूसरी तरफ इंग्लैंड को अगर हम देखें तो इंग्लैंड का ये जो इंग्लैंड की बात ही करने वाला था, ये जो बेन स्टोक्स की रिटायरमेंट के बाद अब जो रूट वो क़यादत करेंगी, उनकी क़यादत में क्या डिफरेंसेस देख रहे हैं आप? जो रूट पहले भी कैप्टन बने हैं और फिर जब नजर आ रहा था कि इंप्रूवमेंट नहीं आ रही और उनको चेंज लाना था, तो इसकी वजह से उनको फिर हटाया गया था कैप्टेंसी से। लेकिन अब जो मसाइल हुए इनको न्यूजीलैंड से, जो इनकी आखिरी सीरीज थी, पहला मैच जीत गए थे बड़े आराम से, लेकिन उसके बाद वो जो नाइट क्लब का जो मामला हुआ, जो पब में गए थे, जो रूट अपने 1-2 साथियों के साथ वहाँ लड़ाई वगैरह हो गई,
जिसकी वजह से फिर उनको बैन किया गया। तो जाहिर तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन साफ लग रहा था कि नाराज हुए वो, और उसके बाद फिर जब ये रिटायरमेंट का ऐलान उन्होंने कर दिया, और इनकी टीम भी अगले दोनों टेस्ट हार के वो सीरीज भी गवा बैठी थी। तो एक प्रेशर में तो है इंग्लैंड की टीम। अब एक कोच भी उनके चेंज हो गए हैं, गो के स्टीफन फ्लेमिंग इस सीरीज में नहीं है, ट्रेस्कॉथिक को कायम मकाम कोच बनाया गया है, लेकिन कैप्टन भी नया है, कोच भी नया है, कुछ प्लेयर्स भी चेंज किए। फिर बेन स्टोक्स जैसा स्टार नहीं है, फिर रूट इनके मेन प्लेयर है, उनको कैप्टनसी का भी साथ में प्रेशर झेलना पड़ेगा। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि इंग्लैंड वाज़े फेवरेट है। पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा चांस है कि ये सीरीज जीते, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जो हमारे प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पा रहे वो अब अच्छा परफॉर्म करें और साबित करें कि वो अहल है, इसीलिए अब तक खेल। तो सलीम खालिक साहब, कॉम्बिनेशंस का मैंने जिक्र किया कि कौन से कॉम्बिनेशंस हमारी जो पाकिस्तान टीम है वो मैदान में उतार सकती है। आपके ख्याल में कौन से बेस्ट कॉम्बिनेशंस हैं जो आजमाए गए हैं और उनको उतारना चाहिए मैदान में? जो हमारा पिछला मैच था उसमें तो हमने 2 स्पिनर खिलाए थे। अब इंग्लैंड में देखना पड़ेगा कि कंडीशंस कैसी होती है पहले टेस्ट में, लेकिन जो रिवायती तौर पर हमने देखा है कि इंग्लैंड में जो कंडीशंस होती हैं वहां पर बैट्समैनों को मदद मिलती है और बड़े बड़े स्कोर भी बनते हैं। डबल सेंचुरियां हमारे प्लेयर्स ने भी बनाई है, यहाँ पे बड़ी बड़ी इनिंग्स खेली हैं, सेंचुरियां भी बनाई हैं। अब देखते हैं कि कैसी कंडीशंस हैं, क्या है। अब्बास से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि जो पिछली सीरीज थी उनकी इंग्लैंड वाली वो अच्छी नहीं रही थी, लेकिन यहाँ वेस्टइंडीज के खिलाफ एक चांस मिला उनको पहले टेस्ट में, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। काउंटी क्रिकेट में हमेशा अच्छा परफॉर्म करते रहते हैं और अगर उनको मतलब की कोई पिच मिल गई तो बड़ा जबरदस्त वो परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन असल चीज है बैटिंग, कि हमारी बैटिंग कैसी रहती है। जो हमारी बैटिंग है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इन्हिसार होगा कि बैट्समैन हमारे अच्छा परफॉर्म करें और टीम को इतना बड़ा स्कोर बना। बिल्कुल, हम देखते हैं सलीम भाई, बैटिंग कोच भी हमारे नए आ गए हैं, तो उनकी मौजूदगी में कोई असर आता है या नहीं आता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। एक क्रिकेट पर हम बात कर रहे थे, अभी जाएंगे एक ब्रेक पर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। जिस तरह से आपको पता है जश्न आज़ादी में 4 रोज़ बाकी हैं, हर तरफ हम देख रहे हैं कि जश्न आज़ादी की तैयारियां चल रही हैं और हर तरफ मिली नगमे जो हैं वो भी हम सुन रहे हैं। और आज से हमने भी डिसाइड किया है कि आप सबसे हम जो बड़े ज़बाज़द-ए-आम मिली नगमे हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर शेयर किया करेंगे। और आज के लिए जो हमने मिली नगमा चुना है आपके लिए, पहले आपको वो सुनवाते हैं। ए वतन प्यारे वतन, कौन सा ऐसा दिल होगा जो गरमाया नहीं जाता होगा इसको सुन के। और आप सुनते ही आए हैं, बचपन से सुनते आए हैं, बहुत सारे मिली नगमे आपके खमीर में गूंजे गए हैं। और इस मिली नगमे के शायर हैं डॉक्टर राशिद अली और इसके कंपोजिशन अख्तर हुसैन ने दी थी। अमानत अली ख़ान ने इसे पहली बार गाया और एक सर्वे के मुताबिक ये पाकिस्तानियों के सबसे पसंदीदा मिली नगमा है। तो आपने सुना उसको और अब आपको बताते हैं कि जश्न आज़ादी में सिर्फ 4 रोज़ बाकी, हर तरफ जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। उस तैयारियों के हवाले से जानते हैं आफ्ताब खान इस वक्त हमारे साथ नुमाइंदा कराची मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वहाँ तैयारियां कैसी जा रही हैं। आफ्ताब बताइएगा, तैयारियां कहाँ तक पहुँची? जी बिल्कुल, यौम आज़ादी में अब गिने चुने दिन रह गए और अगर हम शहर की मुख्तलिफ़ इलाकों की बात करें तो न सिर्फ जगह जगह जो है कौमी परचम फ़रोग़ करने के स्टॉल लगे हुए हैं, बल्कि उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के लवाजमात जिसमें बैजेज़ हैं, घरों को सजाने वाली झंडियाँ वगैरह सब उसमें शामिल हैं। मैं इस वक्त सदर के गुंजान आबादी वाले इलाके इम्प्रेस मार्केट के बिल्कुल करीब मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे अक़ब में ख़ासी तादाद में जो है वो स्टॉल लगे हुए हैं जहाँ पर पाकिस्तानी कौमी परचम जो है उसकी फ़रोग़ का सिलसिला जारी है और शहरी जो है ख़ास तौर पर इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जो फैमिलीज़ है वो यहाँ आके जो है वो बच्चों के हमरा ख़ास तौर पर, क्योंकि बच्चों के काफ़ी जो है वो चीज़ें इसके अंदर जो है वो फ़रोग़ के लिए रखी गई है। बैजेज़ है, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं और छोटी बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए जो है वो चूड़ियाँ जो है रंग बिरंगी जो कौमी परचमों की चूड़ियाँ हैं। इसके अलावा जो मनचले नौजवान हैं उनके लिए भी काफ़ी चीज़ें जो है मुख्तलिफ़ स्टॉल में मौजूद है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बाजे हैं जो कि ज़ाहिर है वो खुशी का इजहार किया जाता है उस दिन। इसके साथ साथ अगर हम मरकज़ी पेपर मार्केट की बात करें तो वहाँ पर भी जो है वो जो झंडियों की ख़रीदो फ़रोग़ जो है वो उसका सिलसिला जारी है। पैरेलल अगर हम बात करें तो बंस रोड, इसके अलावा लियाकताबाद समेत ओल्ड सिटी एरिया के मुख्तलिफ़ इलाकों में, जिसमें मैं बता रहा था कि स्टॉल लगे हुए हैं और ये कौमी परचमों की झंडियों की फ़रोग़ का सिलसिला जो है वो ज़ोर व शोर से जारी है। और दीगर अगर हम तकारीब की बात करें तो मरकज़ी तकरीब जो है इस दफ़ा
मज़ार कायद पर सजेगी। और यौम आज़ादी के हवाले से ज़ाहिर परचम कुशाई होती है, उस तकरीब खुसूसी तकरीब जो होती है उसमें वज़ीर आला और गवर्नर सिंह शरीक होते हैं। बल्कि इसके साथ साथ पैरेलल हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के बाइकर, साइकिलिस्ट ये जो है ये अपने अंदाज में जो अपने साइकिल है या बाइकों को कौमी परचमों के रंगों से सजा कर उसको सेलिब्रेट करते हैं, उस खुशी के मौके को। और बरस बरस से हम ये देखते आ रहे हैं और इस दफ़ा भी काफ़ी जोश और वलवला पाया जा रहा है शहरियों के अंदर यौम आज़ादी के हवाले से। जी बिल्कुल पाया जाता है जोश और वलवला। बहुत शुक्रिया, आफ्ताब खान हमारे साथ मौजूद थे। तो जनाब, ये तैयारियां थी जो इस वक्त सिर्फ कराची की नहीं हैं, पूरे पाकिस्तान की हैं। पाकिस्तान के हर कोने में जश्न आज़ादी की तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं। पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये बाजा कल्चर पे कोई बैन लगा दिया जाए, ये बहुत काम ख़राब कर रहा है। हर बार हम यही कहते हैं, तो इस पर कोई बैन होना चाहिए जनाब। आपके साथ डेली बेसिस पर मुख्तलिफ शहरों की जो तैयारियाँ हैं वो अब हम 14 अगस्त तक शेयर करते रहेंगे। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।